बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोज़, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रायल इन एब्सेंशिया एंड जुडिशल प्रोसीडिंग्स इन एब्सेंशिया। ये फेलोज़, इससे पहले कि हम इन दोनों के डिफरेंस की तरफ बढ़ें, मैं आपके सामने पहले वो प्रोविजंस ऑफ लॉ और जजमेंट्स रखना चाहता हूँ ताकि आप इन्हें जॉट डाउन कर लें और इन्हें ताकि बाद में कंसल्ट कर सकें और इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कंप्रीहेंड कर सकें। डियर फेलोज़, आज के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जिन प्रोविजंस ऑफ लॉ को मैं डिस्कस करूँगा वो CRPC की सबसे पहली जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 4 का सब सेक्शन M और इसके साथ सेक्शन 116, 205, 353, 512 और 540 का सब सेक्शन A। और इसके साथ साथ डियर फेलोज़, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का सेक्शन 19 का सब सेक्शन 10 और इसके साथ साथ हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर वॉल्यूम 3 चैप्टर 15 पार्ट बी और इसके साथ साथ वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 पार्ट सी और उसका रूल 5। डियर फेलोज़, इसके लिए आज के टॉपिक के लिए मैंने 5 जजमेंट्स सेलेक्ट की हैं। क्योंकि ये टॉपिक इंतहाई अहम है तो हम इसको एग्जॉस्टिवली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहली जजमेंट है मोहम्मद आरिफ वर्सेस स्टेट। ये रिपोर्ट हुई है 2008 SCMR पेज 829 और दूसरी है मीर अखलाक अहमद एंड अदर वर्सेस स्टेट। ये रिपोर्ट हुई है 2008 SCMR पेज 951 और इसके साथ है अरबाब खान वर्सेस स्टेट 2010 SCMR पेज 755। नंबर 4 पे द स्टेट वर्सेस खुर्रम शहजाद एंड अदर्स। ये रिपोर्ट हुई है 2011 MLD पेज 378। डियर फेलोज़, अब हम देखते हैं कि ट्रायल इन एब्सेंशिया और जुडिशल प्रोसीडिंग इन एब्सेंशिया में क्या फ़र्क है और फिर इसके मुतल्लिका जो मैंने प्रोविजंस ऑफ लॉ और जजमेंट्स आपके सामने रखी उनमें इन दोनों टॉपिक्स के मुतल्लिक क्या बताया गया है। डियर फेलोज़, ट्रायल लफ्ज़ जैसा कि आपको मालूम है CRPC के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया गया और इस हवाले से इसकी यूनानिमस डेफिनेशन भी सामने नहीं आई। लेकिन एक चीज़ पर सबका इत्तफाक है कि ट्रायल ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू ईदर एक्विटल और कन्विक्शन। यानी ट्रायल के लिए ये ज़रूरी है या तो वो बर्रियत में एंड होगा या वो कन्विक्शन में एंड होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम जुडिशल प्रोसीडिंग को सेक्शन 4 के सब सेक्शन M में देखते हैं तो ये डिफ़ाइन इस तरह हुई है, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज़ और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। यानी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें ली गई है या ली जा सकती है एविडेंस ऑन ओथ। डियर फेलोज़, अब अगर हम ट्रायल इन एब्सेंशिया की बात करें, यानी ट्रायल अक्यूज़्ड की अदम मौजूदगी में हेल्ड होना और अक्यूज़ को उसकी अदम मौजूदगी में कन्विक्शन और सेंटेंस होना, इसको हम ट्रायल इन एब्सेंशिया कहते हैं। ये फेलो, जब हम CRPC के सेक्शंस का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया की कोई प्रोविजन CRPC के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि सिरे से ट्रायल इन एब्सेंशिया का CRPC के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के अंदर जो सेक्शन 19 का सब सेक्शन 10 है वो ट्रायल इन एब्सेंशिया की बात करता है। वो क्या बात करता है मैं आपके सामने रखता हूँ। सेक्शन कुछ इस तरह रीड आउट होता है, एनी अक्यूज पर्सन मे बी ट्राइड इन हिज एब्सेंस इफ द एंटी टेररिज्म कोर्ट आफ्टर सच इंक्वायरी एज इट डीम्स फिट इज सेटिस्फाइड दैट सच एब्सेंस इज डेलिब्रेट and brought about with a view to impeding the course of justice। डियर फेलोज़, इस सेक्शन के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है।
लेकिन जब हम ये जो जजमेंट्स मैंने रेफ़र की हैं इनका मुताला करते हैं तो ऑलमोस्ट चारों की चारों जजमेंट्स के अंदर एक ही क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट के सामने था। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था? वो ये था कि आया कि ट्रायल इन एब्सेंशिया जो कंडक्ट किया जाता है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लीगल है, क्या वो अक्यूज के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है। और अगर प्रिसाइजली एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करूं जो जजमेंट्स के अंदर इस क्वेश्चन को फार्मूलेट करने के लिए इस्तेमाल किए गए वो ये थे कि वेदर द ट्रायल अगेंस्ट कन्विक्ट्स इन एब्सेंशिया वाज वैलिडली और लीगली कन्विक्टेड, वेदर द ट्रायल अगेंस्ट कन्विक्ट्स इन एब्सेंशिया वाज वैलिडली और लीगली कन्विक्टेड। डी फेलोज, इस क्वेश्चन पर ये जो मैंने 4 लैंडमार्क जजमेंट्स आपके सामने रखी इनके फैक्ट्स तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम था। इनमें से एक जजमेंट के फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ जो कि रावलपिंडी टेररिज्म की कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि कुछ लोग एब्सकॉन्ड कर चुके थे और वो उनका ट्रायल इन एब्सेंशिया अंडर सेक्शन 1910 हेल्ड हुआ और उसके बाद क्योंकि वो एब्सकॉन्ड कर चुके थे तो वो उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील में भी नहीं गए। रेफरेंस बन के हाई कोर्ट में जब गया फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द पनिशमेंट तो वहाँ पर जब हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एग्जामिन किया तो उन्होंने ये क्वेश्चन जो कि तमाम जजमेंट्स के अंदर मौजूद है फार्मूलेट किया कि क्या ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल और वैलिड है या नहीं है। डियर फेलोज, इन चारों जजमेंट्स ने 2 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया और उसके बाद इस सेक्शन को अल्ट्रा वायरिस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। एक आर्टिकल उन्होंने ये डिस्कस किया जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, आर्टिकल 19 के नो बॉडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी और उसकी लिबर्टी से महरूम नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट लॉ के मुताबिक। अब दूसरा आर्टिकल 10 का सब आर्टिकल 1 उन्होंने डिस्कस किया जो इस बात को ये बात करता है कि नो पर्सन अरेस्टेड शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। डियर फेलोज, इन सारी जजमेंट्स के अंदर एक ही चीज़ हेल्ड हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हायर कोर्ट्स ने ये कहा कि चूँकि एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग ट्रायल जो अक्यूज पर्सन था वो एब्सेंट था, इसी वजह से उसने अपील भी जो है वो प्रीफर नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि ही वाज नॉट अफोर्डेड अपॉर्चुनिटी ऑफ हायरिंग अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज ऑन चॉइस और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक डिफेंस का मौका नहीं मिला। इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड ऑफ द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अगेंस्ट है और उन्होंने इसे अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर कर दिया। जो एग्जैक्ट वर्डिंग कही गई वो ये है, द कन्विक्ट्स वर एब्सकॉन्डिंग at the relevant point of time, therefore they undoubtedly were denied the right to defend themselves and deprived the right to consult or defend by a legal practitioner. Thus the trial in absentia is violative of the articles of the constitution. इसके साथ फर्दर उन्होंने ये कहा कि चूँकि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड नहीं की गई तो जो प्रिंसिपल्स कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम कि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये उसकी भी वायलेशन है और उन्होंने इस पनिशमेंट को सेट असाइड कर दिया और केस को रिमांड कर दिया। डियर फेलोज, ये तो ट्रायल इन एब्सेंशिया था जो मैंने आपके सामने रखा CRPC प्रोविजंस के रोशनी में, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के सेक्शन 19 सब सेक्शन 10 की रोशनी में और जजमेंट्स की रोशनी में। डियर फेलोज, अब हम अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन एब्सेंशिया की बात करें तो इसकी प्रोविजन CRPC के मुतल्लक मौजूद हैं। उमूमी तौर पर जो प्रोविजंस हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एब्सेंशिया उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल इन एब्सेंशिया। ये कन्फ्यूजन इस हद तक प्रिवेल की हुई रही है पाकिस्तान के अंदर कि आपको याद होगा कि शाइस्ता लोधी केस में जब वीना मलक और उसके हस्बैंड के
एक मनकबत उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो थी वो पढ़ दी। उसके बाद अक्रॉस दी पाकिस्तान FIRs लॉन्च हुई। गिलगित बल्तिस्तान की अदालत ने इन एब्सेंशिया में उन्हें कन्विक्शन दे दी, सेंटेंस दे दी। इसी तरह एक दो और अदालत ने पाकिस्तान में दे दी। और ये ऑफ एंड ऑन इस तरह की ट्रायल इन एब्सेंशिया कन्विक्शन होती रही है। इसलिए इस कन्फ्यूजन को वंस फॉर ऑल रिमूव करना ज़रूरी है। डियर फेलोज, जब हम पहले हम उस सेक्शन की बात करते हैं जो कि उमूमी तौर पर रेफ़र किया जाता है सेक्शन ऑफ ट्रायल इन एब्सेंशिया, जो कि एक्चुअली ट्रायल इन एब्सेंशिया का सेक्शन नहीं बल्कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एब्सेंशिया का सेक्शन है। वो सेक्शन है 512। अगर हम इसकी हेडिंग ही देखें, यह रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंशिया ऑफ अक्यूज्ड। डियर फेलोज, इस सेक्शन का हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स के जो वॉल्यूम 3 है, चैप्टर 15 है, पार्ट बी, इसके अंदर जो मकसद लिखा गया है वो मकसद ये लिखा गया है टू प्रिजर्व द एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन। यानी जब अक्यूज पर्सन एब्सकॉन्ड कर गया है तो उस दौरान जो एविडेंस है उसके स्पॉइल डिसअपीयर होने का ख़तरा है, तो इसलिए इस एविडेंस को प्रिजर्व कर लिया जाए। और इस सब सारे सेक्शन को जब पढ़ा जाए तो इस सेक्शन के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि कोर्ट अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि अक्यूज पर्सन जो है एब्सकॉन्ड कर गया है और नियर फ्यूचर में उसकी अरेस्ट का कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है, तो कोर्ट फिर मे रिकॉर्ड द एविडेंस in the absence of the accused person for the purpose of preserving that evidence। और इस एविडेंस को इसलिए प्रिजर्व किया जाएगा कि जब वो अक्यूज पर्सन अरेस्ट हो तो उसके अगेंस्ट यूज़ हो सके। लेकिन इसके साथ साथ इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया कि ये ज़रूरी है कि जब अक्यूज पर्सन अरेस्ट हुआ है, वो विटनेस जिसकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई है अगर वो फौत हो चुका है या उसकी अटेंडेंस प्रिकोर करना जो है वो एक्सपेंसिव है या वो डिले काज हो सकता है उसकी अटेंडेंस को प्रोक्योर करने के लिए, या वो उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं हो सकती, या वो इनकैपेसिटेट हो गया है, इनकैपेबल हो गया है, तो इस सूरत में वो रिकॉर्डेड एविडेंस उसके अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। अदरवाइज़ नए सिरे से सारी एविडेंस उसके अगेंस्ट यूज़ की जाएगी। इससे हमें इस सेक्शन की इस एक्सप्लेनेशन से हमें ये पता चला कि वो जो एविडेंस है दैट कैन ओनली बी यूज्ड if the person has died, if the person is unavailable, if his attendance cannot be procured, और अगर उसकी जो अटेंडेंस है वो एक्सपेंसिव है या डिले काज कर सकती है, उस सूरत में वो यूज़ हो सकती है, अदरवाइज नए सिरे से रिकॉर्ड होगी। डियर फेलोज, इसका जो सब सेक्शन 2 है वो हमें ये बताता है कि अगर जो ऑफेंस जो है वो अलेजली कमिट हुआ है बाय द अननोन पर्सन, तो फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सिर्फ और सिर्फ मर्डर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंसेस में हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। अदरवाइज अननोन एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी। और इसके अंदर भी यही बात लिखी गई कि अगर अक्यूज पर्सन जो है वो जब अरेस्ट होता है और उसका पता चल जाता है कि यही वो शख्स था, तो उसके अगेंस्ट एक ही सूरत में इस्तेमाल होगी कि अगर जो है वो विटनेस जो है वो फौत हो चुका है या विटनेस अनअवेलेबल है या उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं की जा सकती, अगर वो ज़िंदा है और उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर की जा सकती है, तो फिर नए सिरे से सारी एविडेंस रिकॉर्ड होगी। डियर फेलोज, एक तो ये सिचुएशन थी जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एब्सेंशिया। मैंने जुडिशियल प्रोसीडिंग को जब आपके सामने सेक्शन 4 के सब सेक्शन M को रखा तो जुडिशियल प्रोसीडिंग हमने देखा कि इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस इज और मे बी टेकन ऑन ओथ, तो उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। डियर फेलोज, एक और सूरत है कि इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है, यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन M जो है वो कंडक्ट हो सकती है। वो सूरत ये है 353 जो सेक्शन है CRPC का, वो हमें ये कहता है कि एवरी पीस ऑफ एविडेंस अंडर चैप्टर 20, 21, 21A और 22, यानी वो चैप्टर जो कि ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायल के साथ डील करते हैं,
या इंक्वायरीज़ के साथ डील करते हैं, वहाँ पर जब अक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस रिकॉर्ड होगी इंक्वायरी में या ट्रायल में, दैट शेल बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन एक्सेप्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज, और अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन इज डिस्पेंस विद, और अगर उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस विद भी कर दी जाती है तो फिर भी इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर। डियर फेलोज, 353 ने ये प्रिंसिपल हमें दे दिया कि एविडेंस हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन, लेकिन हम जब सेक्शन 205, 116 और 540 ए को देखते हैं तो वहाँ पर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन, अक्यूज की प्रेजेंस जो है वो डिस्पेंस विद हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर भी ज़रूरी है कि उसका प्लीडर मौजूद होगा ताकि उसके राइट्स किसी भी तरह जो है वो प्रेजुडिस ना हो। डियर फेलोज, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रायल इन एब्सेंशिया और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन एब्सेंशिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको ट्रायल इन एब्सेंशिया और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन एब्सेंशिया का जो डिफरेंस है वो बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो बाबुल इन लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।